अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केमिकल बॉन्ड। इसमें हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और केमिकल बॉन्ड बनना ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड बनने के दौरान जो है वो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो है वो एटम्स की किस तरह चेंज होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो आई होप कि आप एंड तक जो है वो हमारे साथ रहेंगे। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है इसके अंदर एटम्स की कम्बिनेशन होता है एटम्स का, ठीक है। और डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं आपस में और इससे केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और वो जो केमिकल कंपाउंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बनता है आपके पास, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और ये जो केमिकल बॉन्ड का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी करते हैं, ठीक है। और अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली डोनेट भी कर देते हैं और कम्प्लीटली हासिल भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र हो रही होती है, ये शेयरिंग हो रही होती है, ये एक्चुअल में जो आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का वहाँ से हो रही होती है। मतलब एटम का जो वैलेंस शेल होता है वो इन्वॉल्व होता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो जब भी हमारे पास जो है वो केमिकल बॉन्ड बनता है तो इससे एटम की जो भी स्ट्रक्चर होता है या उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। जस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास हवा है तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है उसके अंदर केमिकल बॉन्ड जो है वो पाया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड जो हैं वो किस तरह बनते हैं, ठीक है। हर कोई भी एटम है ना हमारे पास वो दो तरह के चार्ज से मिलकर बनता है, ठीक है। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब एटम जो है इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसका न्यूक्लियस होता है और एक इसके बाहर शेल्स होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द जो आपके पास डिफरेंट शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, इनकी अट्रैक्शन रहती है आपस में और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो मूव करते रहते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे जब भी दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सचेंज है वो होती है और एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली डोनेट भी कर देते हैं, ठीक है। उनको कम्प्लीटली हासिल भी कर लेते हैं और शेयर भी कर लेते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है जो उन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ना वो थोड़ी स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो केमिकल बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है। अब हम देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्या इनकी खूबियाँ होती हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं ये एटम्स को इकट्ठा रखते हैं, ठीक है, उनको जोड़ के रखते हैं आपस में, ठीक है। और जो डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है आप उसको वो जो एटम हैं जो कि उस केमिकल बॉन्ड को बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस के ऊपर जो है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.1 होती है और जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान में जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसी तरह कुछ हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है, ठीक है।
जिस तरह आप जो है वो हाइड्रोजन की और आयोडीन का अगर हम बॉन्ड की एग्जांपल लेते हैं तो आयोडीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.5 होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, ठीक है। अब देखिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना वो कम है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 0.4 आ रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनके दरम्यान में बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और हमें थोड़ी एनर्जी ही प्रोवाइड करनी पड़ती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो वो जो स्ट्रेंथ होती है केमिकल बॉन्ड की वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स एटम्स के ऊपर, ठीक है। और जनरली अगर हम देखें ना तो जो भी बॉन्ड बन रहा होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं ना, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जो कि उस केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जनरली इवन ही होते हैं, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। कुछ जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और कुछ जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। जो एसिड कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर। और कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, ठीक है। और लेकिन जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं अगर आप इनको वाटर के अंदर या फिर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो है आप इसको अगर डिज़ोल्व करवा दें या अगर आप इनको मेल्ट कर दें तो इससे इनके आयंस बन जाते हैं, ठीक है। और आयंस जो होते हैं वो फिर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करते हैं। और अगर हम इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से बात करें तो आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका वजह ये है कि इसके जो एटम्स होते हैं उनके दरम्यान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है केमिकल बॉन्ड की वो डिपेंड करती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर। तो जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होते हैं ना वो इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं जिनमें दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1.7 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जब वो 1.7 से ज़्यादा होता है तो इससे उनके दरमियान में उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो गया है और इस तरह जो है उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या उस जो भी पार्टिकुलर एलिमेंट होता है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड जैसे पाया जाएगा तो उसको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। मेटेलिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये हाईली मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि केमिकल कम्बिनेशन जो है उसकी कॉजेज़ क्या है, ठीक है। तो हम जनरली जब हम केमिकल रिएक्टिविटीज़ की बात करते हैं एलिमेंट्स की तो हम ये कहते हैं कि जो उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज़ हैं ना वो डिपेंड करती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। हर जो एटम होता है, ठीक है, या वो अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जो है वो जाना चाहता है, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन चाहता है कि वो अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करके अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसको कंप्लीट कर ले। ऑक्सीजन चाहता है कि उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएँ ताकि वो अपना वैलेंस शेल जो है उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो हर एटम जो होता है ना वो अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेट की तरफ जाता है, ठीक है, जो कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। अगर आप देखें तो नोबल गैस में सबसे पहले हीलियम आती है। तो हीलियम का जो पहला वैलेंस शेल होता है 1s2 होता है, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। उसके बाद नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह जो है उनके अंदर NS2 NP6 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है क्योंकि इनका वैलेंस शेल जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है, तो इन्हें जो है वो फर्दर बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं इनके कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है, और जिनके अंदर XeF2, XeF4, XeOF2 और XeO3 हैं। नोबल गैस जो होती है ना वो रिएक्ट नहीं करती दूसरी नोबल गैसेस के साथ, ठीक है। और इसकी वजह यही होती है कि उनके अंदर जो है वो पूरे वैलेंस शेल के अंदर कंप्लीट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये वाली जो गैसेस होती हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल कैसे होते हैं तो वो पहले वाली बात जो मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन की कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ठीक है, वो मतलब जो है
वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इनकी इस तरह की होती है कि इनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, उनके अंदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है वो कोई भी स्पेस नहीं होती, ठीक है। और इस वजह से जो है ये किसी दूसरे एटम के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करते। जिस तरह अगर हम हीलियम के केस में बात करते हैं तो इसका 1:2 जो है वो कंप्लीट होता है। फिर नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन वगैरह की बात करते हैं तो इसमें 2s2, 2p6 जो है वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो और ज़्यादा स्पेस नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऐड किया जाए। तो इस वजह से जो है वो जो आपके पास नोबल गैसेस होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो इसी वजह से जो है वो हम इनको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, तो उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जो है वो हासिल कर लें, ठीक है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ भी करते हैं, गेन भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, ठीक है, ताकि वो नोबल गैसेस के करीब तरीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको हासिल कर लें। जिस तरह कि अगर आप देखें कि अगर सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो सोडियम के जो आउटर मोस्ट शेल होता है, वैलेंस शेल है जो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्लोरीन जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे और अपना जो है वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करके और नोबल गैसेस के इक्वल जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन कर ले। और इस तरह सोडियम जो है अब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स को वो हासिल नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नोबल गैसेस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको हासिल कर ले। तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। क्लोरीन का जो वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है दोनों जो एलिमेंट होंगे, जो दोनों एटम होंगे, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको हासिल कर लेंगे। तो जो एटम्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली फिल कर ले, ठीक है। तो इसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 होता है, ठीक है। ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि किसी भी एटम की टेंडेंसी अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की, ठीक है। तो इसको जो है वो हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। कुछ केसेस इस तरह के हैं जिसके अंदर जो है वो दोनों टेंडेंसी जैसे कि लूज़ करना एट इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करना वो दोनों ही ऑब्ज़र्व की गई हैं, ठीक है। और तो इसी तरह जो है जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन की, पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम हाइड्राइड की, ठीक है। जिसके अंदर सोडियम जो है और हाइड्रोजन जो है वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो और हाइड्रोजन और सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को आपस में जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। और इससे जो है वो इनका केमिकल बॉन्ड बनता है। इस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसमें बॉन्ड बनता है जिसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और वो अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो ये हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हैं वो दिखाई गई हैं। जिस तरह के हमारे पास एलिमेंट है लिथियम 3, इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर दे। तो इसके अंदर जो लूज़ करने से पहले जो नॉर्मल इसकी जो वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1 होती है। और जब ये लूज़ कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो 1s2 के बराबर आ जाता है। तो इस जगह पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो हीलियम के बराबर आ जाती है। इसके बाद मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 मतलब ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो इसकी भी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये गेन कर लेता है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इससे जो है इसके अंदर नियॉन के बराबर जो है वो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ठीक है। और अपना जो है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये अपना आउटर मोस्ट शेल जो है उसको कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। और इसके जो नियॉन के बराबर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है। इसके बाद सल्फ़र है, तो सल्फ़र की जो टेंडेंसी होती है वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है, ठीक है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होती है और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को
जो है वो हासिल करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसको हासिल कर लेता है, ठीक है, और जो आर्गोन के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह ये सारी एग्जांपल्स देखने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हर एटम जो है वो नोबल गैसेस के बराबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करना चाहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एनर्जेटिक्स क्या है बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है। तो जो हमारे पास मॉडर्न थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की, उसके मुताबिक ये है कि एटम्स जो हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो उससे उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मतलब कि जब दो एटम्स जो हैं वो अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, जस्ट फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन एटम्स की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अप्रोच करेंगे एक दूसरे को तो उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन उन दोनों के दरमियान में एक ही टाइम पे जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एट द सेम टाइम वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे और एट द सेम टाइम जो है वो एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होंगे। तो क्या होगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो दोनों एटम्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगी, ठीक है, और इससे उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी साइड पे जो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी वो एटम्स को एक दूसरे से जो है वो परे परे धकेलेंगी, ठीक है, और इससे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जब इंक्रीज़ होगी तो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से फासले के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो जब इससे हमें पता चलता है कि जब दो एटम जो होते हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं तो उससे उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती है, और जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। और जब दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, तो जब वो 75.4 पिकोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर पहुंचते हैं तो उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो उनकी रिपल्सिव फोर्सेस के ऊपर जो है वो डोमिनेट कर जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम की वो मिनिमम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं मतलब वो स्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं और उनके दरमियान में जो है वो बॉन्ड डिवेल्प हो जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है 75.4 पिकोमीटर का, इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, या फिर इसको कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस भी बोला जाता है दो हाइड्रोजन एटम्स का। तो इस डिस्टेंस के ऊपर जो है वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को फुली जो है वो स्टेबलाइज़ कर देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस के दौरान 436.45 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है और जिसको हम फॉर्मेशन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस अब यहाँ से ये है कि जब हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस एटम को जो है वो दो हाइड्रोजन एटम को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। तो ये वाला जो डिस्टेंस है 75.4 पिकोमीटर का, इसको हमने जैसे बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ या फिर कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस भी बोला था, ठीक है। तो इसमें ये है कि जैसे रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और इससे जो है वो सिस्टम इनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये एज अ रिज़ल्ट हमारे पास बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब भी हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना है केमिकल बॉन्डिंग को, तो उसके लिए हमें एक तो ये है कि हमें एटम का साइज़ जो है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन से हमें ये बात पता चली कि जब दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती हैं, ठीक है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस तो एटम जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, ठीक है, और इससे जो है वो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम हो जाती है और इससे उनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएं अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर, तो इससे क्या होता है कि एटम जो है वो एक दूसरे के से दूर जाते हैं, ठीक है, और उनके दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। इंस्टेबिलिटी जो है वो होती है एटम्स के दरमियान में, मतलब उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती और उनके इस तरह जो है उनके दरमियान में बॉन्ड भी नहीं बन सकता। तो यही हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।